हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ 6 to 8 लिखा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये 6 to 8 है या 1 to 5 है, क्योंकि पीआरटी का लेवल भी इतना हाई हो चुका है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। इसलिए सभी प्रैक्टिस सेट टफ से टफ ही बन रहे हैं और टफ से टफ ही आ रहे हैं। इसलिए आपको पेडागोजी और सीडीपी वगैरह के लिए कोई सा भी मॉडल नहीं छोड़ना है, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना है, सभी प्रैक्टिस सेट करना है। और इससे पहले और भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख लेना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हमारा पहला सवाल है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से नीचे की एक कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है, उसको क्या कहा जाता है? पिछड़ा बालक कहा जाता है, या मानसिक रूप से मंद बालक कहा जाता है, या समस्यात्मक बालक कहा जाता है, या मादक द्रव्य का सेवन करने वाला? तो इसमें मादक द्रव्य की बात ही नहीं आई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब इसमें से ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो ऐसा बालक जो मानसिक रूप से मंद होता है, अपने आयु स्तर की कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है, तो उसका मानसिक मंदता एक मानसिक विकार होती है, जिसके कारण बालक में समायोजन की क्षमता का विकास बहुत कम हो पाता है, जिसके कारण उसका अधिगम स्तर पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसको बोला जाता है मानसिक रूप से मंद बालक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देनी चाहिए, या अन्य बच्चों से अलग करना चाहिए? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना चर्चा करनी चाहिए, या बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जाँच के लिए प्रवेश परीक्षा करानी चाहिए? प्रवेश परीक्षा की बात भी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसमें जो भी कमियां हैं, मतलब जो नया बच्चा आया है तो उसके बारे में उसके अभिभावकों से थोड़ी सी योजना के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। यहाँ पे यही पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? शैक्षिक भ्रमण बोला जाता है, जो टूर ट्रिप वगैरह जो होती हैं, टूर को बोला जाता है शैक्षिक भ्रमण। यह रटने की आदत, तो इसमें ये तो गलत हो जाएगा। रटने की आदत शैक्षिक भ्रमण से नहीं आती। पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है, या कल्पना शक्ति का विकास? यहाँ पे कल्पना शक्ति की भी बात नहीं आती, क्योंकि ये कहानी नहीं बन पा रहा है। बच्चे की कल्पना शक्ति कहाँ से आ जाएगी? भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। मतलब क्या है यहाँ पे? जब हम किसी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं, तो वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। इसीलिए भ्रमण का जो होता है, घूमने की जगह का स्थान जो होता है, जो हम आंखों से देख लेते हैं, वो ज़्यादा दिन तक स्थायी होता है। इसका ये इसीलिए आवश्यक है। जैसे बच्चे को अगर ताजमहल वगैरह के लिए ले जाया जाता है टूर पर, तो वो देख लेता है, तो वो उसको लाइफ टाइम नहीं भूलता है। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन रियल एज, मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। तो यहाँ पे मेंटल एज कितनी दी गई है? 12 दी गई है। और रियल एज कितनी दी गई है? 8 दी गई है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से 2 बार गया, 4 से 25 बार गया यहाँ पे, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 बार। तो यहाँ पे क्या बचता है? 25 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 द 30, और 6 2 द 12, और 30 कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त विधि क्या होगी? प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है। नीरसता मतलब ऊब जाते हैं बच्चे पढ़ते हुए, तो उनके लिए क्या करना होगा? वार्तालाप नीति, या प्रश्नोत्तर नीति, या खेल और मनोरंजन नीति, या प्रदर्शन नीति? तो अगर ये जूनियर की बात होती, यहाँ प्रश्नोत्तर नीति हो सकता था, लेकिन यहाँ प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है, इसलिए खेल और मनोरंजन के माध्यम से बच्चों के रुचि को बढ़ाया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, या नई आधारभूत समस्याओं का समाधान करना? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। मतलब अगर बच्चे को कोई किसी चीज़ की नॉलेज हो गई है और उसके सामने कोई समस्या खड़ी होती है, तो वो फौरन उसको सही कर सकता है। यही क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य होता है। अगले सवाल पे चलते हैं।
एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, या अनुसंधान के उपकरण, या अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, अगले पेज पे दिया हुआ है ये व्याख्या, या फिर अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो किसको शामिल नहीं करेंगे? व्याख्या को शामिल नहीं किया जाएगा, और बाकी सब चीज़ें तो उसमें शामिल की जाती हैं कि पृष्ठभूमि भी शामिल की जाती है, परिकल्पनाओं को भी शामिल किया जाता है, और उपकरण को भी शामिल किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है उनका अतिप्रक्रियात्मक स्वभाव, या अंतर्मुखी स्वभाव, या विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, या उनका विषादग्रस्त व्यवहार। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। संवेगात्मक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे होते हैं उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव होता है, वो अच्छी प्रक्रिया देते हैं, मतलब उनसे कुछ बोला जाता है तो वो उसका रिप्लाई काफ़ी अच्छे से करते हैं। यहाँ पे एक मॉडल दिया गया है, ब्लूम्स का मॉडल दिया गया है। इसमें ब्लूम डोमेन ऑफ लर्निंग दिया है, संज्ञानात्मक मनोप्रेरणा 2 दिए गए हैं। तीसरा क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है यहाँ पे संज्ञानात्मक अभिप्रेरण, संज्ञानात्मक मनोप्रेरणा एवं मनोप्रेरणा आएगा, या ज्ञानात्मक, या भावात्मक, या शारीरिक क्षमता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ब्लूम के अकॉर्डिंग 3 होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरण। यहाँ पे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, या विकेंद्रित चिंतन, या वैज्ञानिक चिंतन, या ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। और चिंतन अनुसंधान से संबंधित परंपरागत भी है, विकेंद्रित भी है, वैज्ञानिक चिंतन भी है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पे, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस एज में होता है? 6 वर्ष की आयु में, या 8 वर्ष की आयु में, या 11 वर्ष की आयु में, या 15 वर्ष की आयु में? तो यहाँ पे कौन सा ठीक हो जाएगा? तर्क और जिज्ञासा की बात हो रही है। बच्चा जब 11 वर्ष का हो जाता है तो वो तर्क और बहस भी करने लगता है, और जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी हो जाता है। जिज्ञासा क्या होती है? किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता को जिज्ञासा बोला जाता है, किसी के बारे में जानने की उत्सुकता। यह किसने कहा है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के अंतर का एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? ये दोबारा से पढ़ लें। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर जो है वो एक सार्वभौमिक घटना है, ऐसा किसने बोला है? तो ये बोला है टायलर ने। इनको टेलर भी कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था में, या पूर्व बाल्यावस्था में, या युवावस्था में, या परिपक्वावस्था में? तो सीखने की खेल विधि जो होती है वो बाल्यावस्था में होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, या ये सभी? तो ये सभी जो है मूल्यांकन करने के लिए होती हैं विधियां, इनको बोला जाता है मूल्यांकन की विधियां। प्रश्नावली भी होती है, साक्षात्कार इंटरव्यू को भी बोला जाता है, और मत सूची भी होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 15 यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षक गद्य व सब्जियों फलों के चित्र का उपयोग करके विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण तत्वों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार क्या है? वो क्या कर रहा है, किस तरह से पढ़ा रहा है, ये बताना है। सीखने की क्लासिकल अवस्था है, या पुनर्वलन का सिद्धांत है, या सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन है, या ज्ञान का निर्माण है? तो इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा कि सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन है। इसमें क्या होता है? सीखने की क्रिया प्रसूत अनुकूलन में क्या होता है कि उस चित्र के माध्यम से विद्यार्थियों को उसकी जानकारी दी जाती है, और उस ज्ञान का स्थानांतरण सीखने की क्रिया को प्रस्तुत करके अनुकूलन की संज्ञा दी जाती है, जिसमें बालक प्रस्तुत चित्र के साथ ही स्वयं का सामंजस्य स्थापित कर लेता है, और इसी को क्या बोला जाता है? सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन। अगले सवाल पे चलते हैं। प्याजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। अनुकरण, स्मृति, या मानसिक प्रस्तुतिकरण एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, या विकल्पों की व्याख्या। संवेदी की बात की जा रही है, यहाँ पे विकल्प कहाँ से आ जाएंगे? ये गलत हो जाएगा। तार्किक रूप भी नहीं होगा, यहाँ सामाजिक मुद्दे भी नहीं होंगे। यहाँ अनुकरण करता है संवेदी
गामक अवस्था में स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, शेषावस्था कब से कब तक होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? 0 से 5 तक की अवस्था जो होती है वो शेषावस्था होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं आगे है भावना बड़ों से सीखता है। कौन? बच्चा। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। या शारीरिक अक्षमता वाला मानसिक अक्षमता नहीं रखता है। तो कौन सा यहाँ पे ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ए और बी दोनों। यहाँ पे है विशेष आवश्यकता वाले दूसरे बच्चों से क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं, ऐसा नहीं है। और अभी हमने फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या पढ़ा था? अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है, तो ये बात भी असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ए और बी। सवाल दिया गया है यहाँ पे, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग होने वाली विधियां हैं। परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक या गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि। तो यहाँ पे शालाओं की बात हो रही है। प्रयोगशालाओं में कौन सी विधियां यूज की जाती हैं? परिमाणात्मक और गुणात्मक विधियां मूल्यांकन के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है। आशा की बात की जा रही है। अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे जो करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है। सवाल को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। तो ये क्या है? मानसिक अक्षमता है, अपंगता है, आनुवंशिकता है या कुपोषण है? तो यह उसकी मानसिक अक्षमता है कि ये अपने से छोटे बच्चों के लायक काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग विशेषतः बुद्धिमान बालकों का अध्ययन के लिए होता है, असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन होता है, दुर्बल बालकों का अध्ययन होता है या सामान्य बालकों का अध्ययन होता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? व्यक्तिगत निदान की बात हो रही है। निदान हमने पिछले वीडियो में बताया था, बच्चे की कमियों का पता लगाना होता है, वो निदान कहलाता है। तो यहाँ पे किसका, बुद्धिमान बालकों की कमियों का क्यों पता लगाया जाएगा? तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। असामान्य एवं संतुलित बालक आ रहे हैं इसमें, तो ये भी गलत आ जाएगा। सामान्य बालकों का भी क्या पता लगाया जाएगा? तो व्यक्तिगत निदान की बात हो रही है, दुर्बल जो बालक होंगे उनकी ही तो कमियों का पता लगाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सीखने का स्थानांतरण क्या है? सीखी गई वस्तु को संभालना या सीखी हुई तकनीक का वैसे ही उपयोग या सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीखने का स्थानांतरण का सीधे सीधे अर्थ होता है स्थानांतरित करना, जो हमने सीखा है उसको दूसरी परिस्थितियों में यूज करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी क्या है? नमित मापनी या अंतराल मापनी या क्रम सूचक मापनी या समानुपात मापनी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अंतराल मापनी होती है जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने की सर्वोत्तम मापनी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है उसे क्या कहा जाता है? मूल्यांकन या आकलन या ए और बी दोनों? तो जो बदलाव सीखने के वातावरण में जो बदलाव लाती है उसको मूल्यांकन और आकलन दोनों कहा जाएगा। ए और बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व क्या है? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था या व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना या विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के समरूप समूहों में वर्गीकरण जो होता है अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है।
यहाँ सवाल दिया गया है कि विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है, किसमें अंतर करता है, कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में या प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। विभेदकारी परीक्षण जो होता है वो इन सभी में अंतर करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 27। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? संवेगात्मक स्थिरता, संवेदा क्या है ये? संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें या मिथ्याभिमान और या हीनता की भावना। तो जो बालक शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रेरणा, समझ, ज्ञान या स्व अध्ययन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगर बालक को प्रेरित करा जाता है तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होता है और अपने आप से और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन के उद्देश्य में क्या है? बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, या बच्चों ने क्या सीखा ये जानना, या बच्चों के सीखने में आई कठिनाई को जानना, या उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पे उपर्युक्त सभी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये भी जान लिया जाएगा कि उन्होंने क्या सीखा और कठिनाइयों को भी जान लिया जाएगा वो कहाँ पे कमजोर है। उन्हीं उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना वैसे नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान है, ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या उपर्युक्त सभी में। तो अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है? इन सभी में होता है। शिक्षा हमें क्या देती है? हमारे व्यवहार को भी परिवर्तित करती है, अच्छा बनाती है। नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। समायोजन, हमें समाज के साथ रहने में और समायोजित होने में बहुत हेल्प करती है शिक्षा। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है।